ओम ब्रह्मदक्ष अश्वी देवेशि भरद्वाजी पुनर्वसु हुताशिवेशि चरक प्रभृतिभ्यो नमो नमः। पातंजल महाभाष्य चरक प्रतिसंस्कृते मनोवाक्काय दोषाणां हरते अहिपतये नमः। सभी गुरुजनों और ऋषि मुनियों का वंदन करते हुए अपनी आज की सतत संहिता अध्ययन की कक्षा जो है स्टार्ट करेंगे। कल हमने अपनी सतत संहिता अध्ययन की कक्षा में निदान स्थान के 8 अध्याय जो हैं उनकी विषय सूची और विमान स्थान के जो स्टार्टिंग के 2 चैप्टर हैं यानी कि रस विमान और त्रिविध कुक्षी अध्याय, इनकी विषय सूची देखी थी। आज हम विमान स्थान के जो बचे हुए अध्याय हैं उनकी विषय सूची देखेंगे। तो इसमें सबसे पहला अध्याय है तीसरा अध्याय यानी कि जनपदोध्वंसी अध्याय। ठीक है, तो जनपदोध्वंस अध्याय जो है इसमें एक सुपरफिशियली इसका एक आइडिया अगर मैं आपको दूँ तो इसमें एपिडेमिक के बारे में पूरा हमें बताया गया है। जनपद ध्वंस मतलब क्या कि एक पर्टिकुलर एरिया में मास फॉर्म में किसी जनपद का डिस्ट्रक्शन हो जाना एक तरीके से, तो वो जनपदोध्वंस होता क्या है उसका वर्णन हमें इस जनपद उध्वंस विमान अध्याय में मिलेगा। तो इसकी इंडेक्स हम आज देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले इन्होंने क्या बताया है कि जनपदोध्वंस होता क्या है, उसका पूर्व रूप क्या है, उसके कारण क्या है, और उसके कारण को देखते हुए अग्निवेश ने जो प्रश्न करे थे वो, फिर उसके बाद क्या है कि जनपदोध्वंस के बारे में अग्निवेश ने कुछ प्रश्न करे थे और पुनर्वसु आत्रेय ने उनका उत्तर दिया था। जैसे जनपदोध्वंस का मेन जो कारण होता है वो होता है विकृत वायु, जल, देश और काल। ठीक है, तो इसकी वजह से ही क्या होता है जनपदोध्वंस होता है। तो अब ये वायु जो है वो विकृत हो गई है इन द सेंस कि वो डिजीज़ कॉज करने के कैपेबल हो गई है। तो उसके ऐसे क्या लक्षण हमें दिखाई देंगे जिससे कि हम ये एसेस कर सकते हैं कि अब जो है इस पर्टिकुलर एरिया की जो ये वायु है वो विकृत हो गई है। फिर दूसरे नंबर पे उन्होंने विकृत जल के लक्षण बताए हैं। ठीक है, कि हम कैसे ये डिफ़ाइन करेंगे कि कोई जनपद है यानी कि कोई एरिया है वहाँ पे का जल जो है वो विकृत हो गया है और इस लेवल तक विकृत हो गया है कि वो व्याधि कॉज कर रहा है। इसी तरीके से विकृत देश का क्या लक्षण होगा, विकृत काल के क्या लक्षण होंगे। अगर आपने अपने यूजी के टाइम पे ये चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको थोड़ा बहुत याद होगा कि उन्होंने कैसे कैसे विकृत वायु के, विकृत जल के, विकृत देश के लक्षण बताए हैं। विकृत देश के लक्षण में जैसे उन्होंने बताया है कि वहाँ पे रहने वाले जो जानवर होते हैं वो उस स्थान को छोड़ करके चले जाते हैं। ठीक है, काल के क्या लक्षण हैं वो उन्होंने बताए हैं। फिर उसके बाद उन्होंने क्या करा है, जनपदोध्वंस की सामान्य चिकित्सा बताई है। ठीक है, कि जनपदोध्वंस की सामान्य चिकित्सा क्या होती है उसके बारे में उन्होंने बताया है हमें। फिर उसके बाद उन्होंने हमें ये बताया है कि वायु आदि में ये जो विगुणता उत्पन्न हो रही है उसका हेतु क्या है। उन्होंने लक्षण तो आपको बता दिए पहले कि विकृत वायु के ये लक्षण होंगे जो कि आगे चल के जनपदोध्वंस करेगी, या फिर विकृत जल के ये लक्षण होंगे, विकृत देश के ये लक्षण होंगे, विकृत काल के ये लक्षण होंगे। ठीक है, लक्षण उन्होंने आपको पहले बता दिए। फिर उसका कारण बता रहे हैं कि जनपदोध्वंस में ये जो 4 चीज़ें कारण हैं, विकृत वायु, विकृत जल, विकृत देश और विकृत काल, तो इसके दूषित होने के कारण क्या होगा। ठीक है, इसके विकृत होने का कारण क्या होगा, तो इसका विकृत होने का जो कारण उन्होंने बताया है वो बताया है उन्होंने अधर्म। ठीक है, अधर्म उन्होंने इसका मूल कारण बताया है। जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो इसको और डिटेल में लेंगे। अभी हम सिर्फ सुपरफिशियली इसकी इंडेक्स ही देख रहे हैं ताकि हमें एक सुपरफिशियल आइडिया लग सके कि किस स्थान में, किस अध्याय में उन्होंने किन किन बातों का वर्णन करा है। और इनमें से अगर इंडेक्स पढ़ते हुए अगर आपको कोई चीज़ लगता है कि हाँ कि हमारे डे टू डे लाइफ की प्रैक्टिस में काम आने वाली चीज़ है, तो आप उसे साथ के साथ हाईलाइट करते हुए चल सकते हैं और खुद से उसे जा कर के पढ़ सकते हैं। और अगर पढ़ने के बाद आपकी कोई क्वेरी हो तो आप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, जिससे कि ग्रुप में जितने भी लोग प्रेजेंट हैं वो उसके ऊपर अपना एक विचार प्रस्तुत कर सकते हैं। फिर इसके बाद उन्होंने क्या बोला कि इनके विकृत होने का मूल कारण क्या है, अधर्म है।
फिर उन्होंने एक चीज़ और बताई कि युद्ध वगैरह में जो मृत्यु होती है उसका भी कारण क्या होता है? अधर्म होता है। ठीक है, फिर उन्होंने ये बताया कि अधर्म की उत्पत्ति कैसे हुई थी। फिर उन्होंने इसका वर्णन करते हुए फिर उन्होंने ये बताया है कि ये जो त्रेता आदि युग हैं, ठीक है, 4 प्रकार के युग हैं। आपने देखा होगा कि कृति युग होता है, त्रेता युग होता है, द्वापर युग होता है और कलयुग होता है। तो अभी प्रेजेंट जो चल रहा है वो क्या है? कलयुग है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने ये बताया है कि ये जो स्टार्टिंग से युग चले आ रहे हैं, कृति युग है, त्रेता युग है, द्वापर युग है और कलयुग है, तो इसमें क्या है कि क्रम से क्या होगा? धर्म की और आयु की, मनुष्य की जो आयु है उसका क्या होगा? ह्रास होगा। ह्रास होगा यानी कि उसमें कमी आएगी। आपने देखा भी होगा कि जो त्रेता युग की अगर बात करें या फिर द्वापर युग की बात करें तो उस टाइम पे जो ऋषि मुनि हुआ करते थे उनकी आयु क्या होती थी? बहुत लंबी लंबी होती थी, 150 साल, 200 साल, ठीक है, इतने इतने साल उनकी आयु होती थी। और उस टाइम पे धर्म भी जो होता था अलग होता था। ठीक है, अब जैसे जैसे ये युग चेंज होते हैं वैसे वैसे क्या होता है? उस युग में जन्म लेने वाले मनुष्यों की आयु भी जो होती है वो घटते रहती है। ठीक है, अगर एट प्रेजेंट अभी कलयुग की बात करें तो कलयुग के लोगों की जो आयु बताई है वो बताई है 100 वर्ष। ठीक है, 100 वर्ष उन्होंने इस युग के पुरुष की आयु बताई है। तो यानी कि इस युग में अगर किसी व्यक्ति ने जन्म लिया, जैसे मैं हूँ, आप हैं, हमारे पेरेंट्स हैं या हमारे नोन हैं, तो अगर उनकी आयु जो है 100 साल तक पूरी हो रही है, ठीक है, तो हम मानेंगे कि हाँ कि उस व्यक्ति ने अपनी आयु पूरी करी है। ठीक है, अगर वो अपनी आयु से पहले ही उसकी मृत्यु हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि उसकी अकाल मृत्यु हो रही है। तो इसमें इन्होंने क्या करा है कि इस आयु के बारे में हमें बताया है और कैसे युग के अनुरूप इस आयु का ह्रास होता है। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि जो त्रेता युग था, त्रेता युग था, द्वापर युग था, इस टाइम पे जो आयु थी वो अलग अलग थी। किसी में उन्होंने 150 साल बताई है, किसी में 200 वर्ष बताई है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके क्या हुआ कि किस तरीके से आयु का ह्रास होते रहता है उसका इन्होंने कारण बताया है। फिर उसके बाद इन्होंने क्या बताया है कि नियत और अनियत आयु क्या होती है। ठीक है, जैसे कि आप जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो उसमें फिर बाद में क्वेश्चनिंग करी गई है, तो आप ऐसा बोल रहे हो कि ये जो त्रेता युग है या फिर कृति युग है इसमें युग के अकॉर्डिंग इतनी इतनी आयु होती है, लेकिन हम तो देखते हैं कि कुछ लोग पहले ही मर जाते हैं। तो उस चीज़ को उन्होंने क्लैरिफाई करने के लिए यहाँ पे हमें नियत आयु और अनियत आयु का वर्णन करा हुआ है और हमें बताया हुआ है कि किस तरीके से हम एसेस करेंगे कि व्यक्ति जो है अपनी नियत आयु के अकॉर्डिंग मरा है या फिर उसकी अनियत आयु में ही उसकी डेथ हो गई है। ठीक है, तो ये किस तरीके से असेसमेंट करना है उसका वर्णन इन्होंने जनपदों ध्वंस अध्याय में करा हुआ है। किस तरीके से कि हम अपनी युक्ति का यूज़ करके नियत और अनियत आयु के बारे में सोच सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने ये बताया है कि हमारी ये जो आयु होती है वो क्या होती है? हमारे कर्म के अनुसार होती है। ठीक है, इसी तरीके से उन्होंने यहाँ पे कर्म का वर्णन करा है, त्रिविध कर्म का उन्होंने वर्णन करा है। कर्म भी जैसे आपको पता है कि हम सिंपली बोल देते हैं कि कुछ हमारे इस जन्म के कर्म होते हैं, कुछ हमारे पूर्व जन्म के कर्म हैं। ठीक है, सिंपली अगर जैसे कि डे टू डे लाइफ में हम जो नियत कर्म कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए मुझे अभी प्यास लगी, मैंने जा कर के किचन में जा कर के पानी ले कर के पानी पिया, तो ये क्या करा? मैंने एक कर्म करा। ठीक है, इसी तरीके से मैं जो डेली डेली जो कर्म करूँगी उसके अकॉर्डिंग मेरी आयु क्या रहेगी। ठीक है, उसका वर्णन इन्होंने करा